नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में चढ़ावा चोरी को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए जो ना हुआ राम का वो क्या होगा आपका का नारा बुलंद किया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ऐलान किया कि वे इस मुद्दे को लेकर प्रदेश भर के गांव-गांव में एक हफ्ते का विशेष जागरूकता अभियान चलाएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि मंदिर निर्माण के पैसों की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही और अब वे इस मुद्दे पर सरकार को पूरी तरह घेरने की तैयारी में है। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक बैंक कर्मी पति ने अपनी बैंक अधिकारी पत्नी दिव्या मिश्रा और अपनी बीमार बहन को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। मृतका दिव्या मिश्रा मशहूर यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन बताई जा रही हैं। हैरानी की बात यह है कि घटना के वक्त घर में हनुमान चालीसा बज रही थी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आरोपी के सोशल मीडिया, स्टेटस और पारिवारिक विवाद के हर पहलू की गहनता से पड़ताल की जा रही है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नागरिकों के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने एक बेहद ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक नई स्थायी बेंच स्थापित करने के प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दे दी। इस फैसले के बाद लद्दाख के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय के लिए अब लंबा सफर तय कर जम्मू या श्रीनगर नहीं जाना पड़ेगा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिक संगठनों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र के विकास में एक बड़ा मील का पत्थर बताया है। सहारनपुर जिले में आयोजित समाजवादी पार्टी की एक महत्वपूर्ण संगठनिक बैठक में नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा देखने को मिला। विवाद की वजह मंच पर बैठने और माइक पर बोलने के अधिकार को लेकर हुआ मतभेद बताई जा रही है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद सपा नेतृत्व ने पूरे मामले की आंतरिक जांच के आदेश दे दिए हैं। मथुरा के चर्चित आयुष यादव हत्याकांड में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बेटी की हत्या करने वाले माता पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बेटी द्वारा अपनी पसंद से प्रेम विवाह करने से नाराज होकर पिता ने घर में ही उसे गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद मां बाप ने शव को एक लाल रंग के सूटकेस में बंद कर यमुना एक्सप्रेसवे किनारे फेंक दिया था। अदालत ने ठोस साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का एक बड़ा अवसर सामने आया है। राज्य सरकार के सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से मेरठ, आगरा, हरदोई समेत कई अन्य जिलों में विशाल रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न निजी कंपनियों और व्यावसायिक संस्थानों में हजारों रिक्त पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार सेवायोजन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मुफ्त में अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय रहते इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। भारतीय रेलवे ने देश में रेल यात्रा के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू कर दिया है। रेलवे बोर्ड के नए मास्टर प्लान के अनुसार वर्ष 2030 तक देश के सभी व्यस्त रेल मार्गों पर 800 नई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस योजना का उद्देश्य यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं और तेज गति से सफर का अनुभव देना है। साथ ही इन ट्रेनों के रैक निर्माण और ट्रैक अपग्रेडेशन के काम में भी तेजी लाई जा रही है। उत्तर भारत के कई राज्यों में हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में भारी जलभराव से कई इलाके पानी में डूब गए हैं और गंगा का जलस्तर बढ़ने से तटीय बस्तियों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के दर्जनों जिलों के लिए भारी बारिश का नया अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए राहत और बचाव टीमों को पूरी तरह अलर्ट पर रखा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सुस्ती और अनिश्चितता के बीच घरेलू सर्राफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में लगातार हलचल बनी हुई है। देश के प्रमुख शहरों में आज सोने की कीमतों में मामूली तेजी दर्ज की गई, जबकि चांदी के दामों में भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए खरीदारी बढ़ने की संभावना है, जिससे सर्राफा बाजार में निवेशकों का रुझान बढ़ गया है। खरीदारों को सलाह दी गई है कि खरीदारी से पहले भारतीय मानक ब्यूरो की प्रमाणित दरों की जांच जरूर करें। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में चढ़ावा और फंड प्रबंधन को लेकर उठे विवाद के बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने 9 पन्नों का विस्तृत बयान जारी किया है। उन्होंने दावा किया कि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने ही निर्माण से जुड़े सभी प्रमुख फैसले लिए हैं। चंपत राय ने स्पष्ट किया कि ट्रस्ट के सभी बैंक खातों और वित्तीय लेन देन का हिसाब पूरी तरह पारदर्शी है और एसआईटी जांच में सामने आए तथ्यों का वे सम्मान करते हैं।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मेधावी और जरूरतमंद छात्राओं के लिए एक नई कल्याणकारी पहल शुरू की है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत राज्य के डिग्री कॉलेजों से स्नातक पास करने वाली टॉप 5% मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। इसके अलावा दिव्यांग, अनाथ और शहीद सैनिकों के परिवारों की बेटियों को कट ऑफ अंकों में 10% तक की विशेष छूट दी जाएगी। इस योजना का मकसद राज्य में बेटियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। राजधानी लखनऊ के काकोरी स्थित ऐतिहासिक शीतला मंदिर में जीर्णोद्धार के बाद पूजा अर्चना को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय विधायक जयदेवी कौशल ने मंदिर प्रांगण में भेदभाव और पूजा से रोकने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि 76 लाख रुपए के सरकारी बजट से मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया, फिर भी उन्हें और उनके समर्थकों को पूजा करने से रोका गया। इस घटना को लेकर जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। उच्चतम न्यायालय ने देश के शैक्षणिक संस्थानों में लागू 3 भाषा नीति के क्रियान्वयन पर कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। अदालत ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई को निर्देश दिया है कि कक्षा 6 में पढ़ने वाले छात्रों को भाषा चयन में जरूरी छूट और राहत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चों पर भाषा का अत्यधिक दबाव उनकी स्वाभाविक पढ़ाई को प्रभावित कर सकता है। कोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई से इस संबंध में व्यावहारिक नीति बनाने और छात्रों के हित में कदम उठाने को कहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मॉडल सोलर सिटी के रूप में चुने गए वाराणसी में सोलर पैनल लगाने का काम तेजी से जारी है। ताजा आंकड़ों के अनुसार शहर में अब तक 500 से अधिक उपभोक्ता इस योजना के तहत पंजीकृत हो चुके हैं। हालांकि जमीनी रिपोर्ट बताती है कि शुरुआती लक्ष्य के मुकाबले अभी भी कई छतों पर काम बाकी है। बिजली विभाग और प्रशासन अब घर घर जाकर लोगों को रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने के फायदे बता रहे हैं, ताकि वाराणसी को सौर ऊर्जा संचालित शहर बनाया जा सके। भारतीय दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराधों पर लगाम लगाने और सिम कार्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए नया सख्त नियम लागू कर दिया है। नए नियम के अनुसार अगर किसी उपभोक्ता के नाम पर 9 से अधिक मोबाइल सिम कनेक्शन सक्रिय हैं, तो उसे कोई नया सिम जारी नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सीमा से अधिक सिम रखने वालों को सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से फर्जी पहचान पर सिम लेकर होने वाली ऑनलाइन ठगी और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगेगी। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बाद भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 628 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 154 अंक चढ़कर मजबूती के साथ बंद हुआ। बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखी गई। बाजार में आई इस रिकवरी से निवेशकों की संपत्ति में भारी बढ़ोतरी हुई और विशेषज्ञों ने आगे भी माहौल सकारात्मक रहने का अनुमान जताया है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। सहारनपुर से कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद इमरान मसूद को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उनके दामाद शायान मसूद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। शायान मसूद ने लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय पहुंचकर अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि टिकट वितरण और पारिवारिक मतभेदों के चलते यह कदम उठाया गया, जिससे क्षेत्रीय समीकरण बदल सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 75 जिलों में किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए कृषि सब्सिडी योजना की ई लॉटरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों पर 40 से 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है, ताकि पात्र किसानों को बिना किसी बिचौलिए के सीधा लाभ मिल सके। इस लॉटरी से हजारों छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को सीधी मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का सीधा असर हरी सब्जियों की आवक और उनके दामों पर पड़ने लगा है। राज्य की प्रमुख थोक और खुदरा सब्जी मंडियों में टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और भिंडी जैसी सब्जियों की सप्लाई घटने से इनके दामों में भारी उछाल दर्ज किया गया है। व्यापारियों का कहना है कि खेतों में जलभराव से फसलें खराब हो रही हैं और परिवहन में भी बाधा आ रही है, जिससे आने वाले दिनों में सब्जियों के दाम और बढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में हुए एक विवादित कथित फर्जी मुठभेड़ मामले की निष्पक्ष जांच का जिम्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया है। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी यानी पूर्व एसओ का शूटिंग टेस्ट कराने के निर्देश भी जारी किए हैं। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अदालत के सख्त आदेश के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई। पड़ोसी देश बांग्लादेश में बड़े राजनीतिक बदलाव के तहत बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। पिछले काफी समय से जारी राजनीतिक अनिश्चितता के बाद यह नया घटनाक्रम सामने आया है। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस घटनाक्रम पर अपनी नजरें बनाए रखी हैं। माना जा रहा है कि नया नेतृत्व देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और आर्थिक स्थिरता बहाल करने के लिए जल्द ही कई अहम कदम उठाएगा।
उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की लंबे समय से मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने एक बार फिर बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 59,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत आरक्षित वर्ग के 6,800 चयनित अभ्यर्थी आगामी 29 अगस्त से राजधानी लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद शासन उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं कर रहा। उन्होंने साफ किया कि जब तक उन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर और आसपास के इलाकों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है। हापुड़ जिले से एनसीआर की मंडियों में सप्लाई के लिए आ रहे मावा और पनीर के लिए गए सैंपलों में से 50% से अधिक सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और डॉक्टरों ने चेताया है कि मिलावटी और रसायन युक्त नकली डेयरी उत्पादों के लगातार सेवन से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद बने भीषण जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शहरों के नाम बदलने से विकास नहीं होता, बल्कि काम बदलने और बुनियादी ढांचा सुधारने से विकास होता है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी योजना के नाम पर सिर्फ कागजों में काम हुआ है और जमीनी स्तर पर जनता जलभराव से त्रस्त होकर पलायन करने को मजबूर है। प्रदेश की प्रमुख कृषि उपज मंडियों में आलू और प्याज के थोक दामों में फिलहाल स्थिरता दर्ज की गई है। मंडी समितियों के अधिकारियों के अनुसार नई फसलों की आवक शुरू होने से पहले तक मूल्य नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्रशासन पैनी नजर रख रहा है। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए व्यापारियों के गोदामों पर नियमित चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। आने वाले हफ्तों में आपूर्ति सामान्य रहने से आम उपभोक्ताओं को आलू प्याज उचित दामों पर उपलब्ध होते रहेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित वार्षिक राज्य स्तरीय पुलिस हॉकी प्रतियोगिता 2026 में इटावा पुलिस टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना दबदबा कायम किया है। फाइनल मुकाबलों में इटावा की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने अपने अपने प्रतिद्वंद्वियों को मात देकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और पदक देकर सम्मानित किया। अधिकारियों ने कहा कि ड्यूटी के तनाव के बीच खेल प्रतियोगिताएं जवानों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी साबित होती हैं। देश की राजधानी दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित बर्बरता के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने घटना की निष्पक्ष जांच के लिए एक हाई पावर इंक्वायरी कमेटी का गठन किया है, जिसकी कमान सर्वोच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर सुभाष रेड्डी को सौंपी गई है। यह कमेटी सभी साक्ष्यों की जांच कर तय समय सीमा के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट शीर्ष अदालत को सौंपेगी, ताकि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा टॉपर सम्मान समारोह में दिए गए 1 लाख रुपए के नकद पुरस्कार और टैबलेट को अब वापस जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई फर्जीवाड़े का मामला सामने आने के बाद की गई है। शिक्षा विभाग ने आरोपी के खिलाफ जालसाजी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। विभाग का कहना है कि मामले की गहनता से जांच कराई जाएगी और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारू बनाए रखने के लिए नया प्रशासनिक आदेश जारी किया है। नए निर्देशों के तहत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय परिसरों में अनाधिकृत रूप से फोटो या वीडियो बनाने वालों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। विभाग का कहना है कि पढ़ाई के समय बाहरी लोगों के आने से छात्रों का ध्यान भटकता है और गोपनीयता भंग होती है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में अभिभावकों को स्कूल आने की अनुमति दी जाएगी। आगामी त्योहारी सीजन की आहट के साथ ही देश के प्रमुख सर्राफा बाजारों में सोने चांदी की खरीदारी में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। खुदरा और थोक आभूषण विक्रेताओं का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद भारतीय बाजार में मांग मजबूत बनी हुई है। आज के ताजा भाव के अनुसार 24 कैरेट सोने और चांदी की दरों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि धनतेरस और दिवाली तक धातुओं की मांग और कीमतें दोनों ऊंचे स्तर पर बनी रह सकती हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए एक अहम द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। इस उच्च स्तरीय वार्ता में दोनों देशों के प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में ऐतिहासिक नक्शों, राजस्व अभिलेखों और आधुनिक ड्रोन सर्वे के जरिए सीमांकन से जुड़े लंबित मुद्दों को आपसी सहमति से हल करने पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि इस संवाद से दोनों मित्र राष्ट्रों के बीच पुराने सीमा विवादों का स्थायी समाधान निकल सकेगा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने देश के सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। हाल ही में स्कूली बच्चों द्वारा मूलभूत सुविधाओं को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए मायावती ने कहा कि सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की बदहाली आज देश की सबसे बड़ी चिंता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई स्कूलों में ना तो पर्याप्त शिक्षक हैं और ना ही पीने का साफ पानी उपलब्ध है, जिससे गरीब बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।
उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक विश्वविद्यालय की छात्रा के साथ दुष्कर्म के गंभीर मामले में कानून व्यवस्था सख्त नजर आई है। एसएसपी मेरठ ने आरोपी दरोगा ललित मोहन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आरोपी पुलिस अधिकारी के खिलाफ भावनपुर थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस कप्तान ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए 3 विशेष टीमें गठित कर दी हैं। पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया कि वर्दी का दुरुपयोग करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण फंड और चढ़ावा चोरी से जुड़े विवाद पर एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता कर दावा किया कि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं की गई और मुख्य आरोपियों को बचाने की कोशिश हुई है। आप सांसद ने ऐलान किया कि अगर इस मामले में पारदर्शी और स्वतंत्र जांच नहीं कराई गई तो वे न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और जनता के सामने सच लाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों और युवाओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर किए जाने वाले प्रदर्शनों और आंदोलनों से निपटने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी तैयार की है। नई नीति के तहत छात्र आंदोलनों के दौरान लाठीचार्ज या बल प्रयोग करने के बजाय अधिकारियों को बातचीत का रास्ता अपनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। शासन का मानना है कि युवाओं और विद्यार्थियों से सहानुभूतिपूर्वक संवाद स्थापित कर मुद्दों का हल निकाला जाना चाहिए, जिससे राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। उत्तर प्रदेश में आम जनता को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है, जिससे अब चाय की चुस्की भी महंगी हो गई है। प्रदेश की 19 प्रमुख चीनी मिलों ने थोक और खुदरा चीनी के दामों में अचानक बढ़ोतरी कर दी है, जिससे बाजार में चीनी की कीमत 61 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। कारोबारियों का कहना है कि बीते 80 सालों में चीनी के दामों का यह नया रिकॉर्ड स्तर है। इस मूल्य वृद्धि से आम परिवारों के घरेलू बजट के साथ हलवाइयों और छोटे व्यापारियों की लागत भी बढ़ गई है।